हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन एक कोड बनाया है, जिसकी स्वीकृति पार्लियामेंट से मिलने के बाद प्रेसिडेंट एसेंट भी 28 सितंबर 2020 को मिल गया। लेकिन अभी ये फोर्स में नहीं आया है, रूल्स बनने जा रहा है और रूल्स बनने के बाद ये फोर्स में आएगा। 1 अप्रैल 2020 से संभावित है कि इसका रूल्स तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। इस एक्ट के बारे में हम पहले इसका मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। इस एक्ट में 3 शेड्यूल रखा गया है, जिसमें पहला शेड्यूल जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर से संबंधित है, दूसरा शेड्यूल अनफेयर लेबर प्रैक्टिस से है और तीसरा शेड्यूल जो है वो नोटिस ऑफ चेंज से है कि सर्विस कंडीशन में चेंज किया जाता है, उसके लिए ये थर्ड शेड्यूल में है। और ये एक्ट 104 सेक्शन में बटा हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ही ट्रेड यूनियन एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तीनों एक्ट का समागम है। तो इसमें 104 सेक्शन है और 13 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 में डिफिनीशन है, चैप्टर 2 में बाइपार्टाइट फोरम है, जो बाइपार्टाइट फोरम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अपने ग्रीवांस को सॉर्ट आउट करते हैं। चैप्टर 3 में ट्रेड यूनियन है, चैप्टर 4 में स्टैंडिंग ऑर्डर है, चैप्टर 5 में नोटिस ऑफ चेंज है, चैप्टर 6 में वॉलेंट्री रिफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से भिन्न है। और इसके बाद चैप्टर 7 में मैकेनिज्म ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, चैप्टर 8 में स्ट्राइक लॉकआउट है, चैप्टर 9 में ले ऑफ रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर है, चैप्टर 10 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ले ऑफ रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट है, चैप्टर 11 में वर्कर री-स्किलिंग फंड है, चैप्टर 12 में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है और चैप्टर 13 में मिसलेनियस प्रोविजन है। इस एक्ट में जो मेन चेंजेस किए गए हैं उसमें यह है कि जो रिट्रेचमेंट में पहले अगर कोई वर्कर 240 दिन काम करता था और 1 साल के भीतर, तो उसे 15 दिन का रिट्रेचमेंट कंपनसेशन दिया जाता था। अब उसको 15 दिन का रिट्रेचमेंट कंपनसेशन देना है और इसके साथ ही आपको एक स्पेसिफाइड फंड में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, उसमें आपको 15 दिन का री स्किलिंग फंड का पैसा भी डालना है। वो भी 15 दिन का जो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन होता है उसके बराबर है। उस रकम से जो रिटेंस्ड एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, री स्किल किया जाएगा और इंडस्ट्री के जो समय के मुताबिक है उसके मुताबिक काम पर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चेंजेस है री स्किलिंग फंड का। दूसरा ये है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, पहले एक लेबर कोर्ट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो दोनों एक ही था, सेंट्रल ये लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। लेकिन अब लेबर कोर्ट का नाम नहीं रहेगा, अब केवल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का ही नाम रहेगा। और ये जो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर था ये, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह था, जो कि प्रैक्टिस में नहीं था, इसलिए अब मैकेनिज्म में कंसिलिएशन ऑफिसर को रखा गया है और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रखा गया है और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को रखा गया है। और इसके बाद एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का बहुत चर्चा है इस कोड में। तो इस कोड में रखा गया है कि अगर कोई काम नियत अवधि का है तो नियत अवधि के काम के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट एम्प्लॉयर हायर करेगा, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में। और वो कॉन्ट्रैक्ट एक निश्चित अवधि का होगा और उस निश्चित अवधि में अगर एम्प्लॉय 1 साल से ज़्यादा काम कर लेंगे तो उनको ग्रेच्युटी भी दे होगा।
और उनको सारा सुविधा जो है रेगुलर एम्प्लॉय के मुताबिक दर्ज होगा, तो दे होगा। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक इस कोड में एक नया मतलब है, एक नूतन प्रयोग है। और इसके बाद इस कोड में जो चेंजेज किए गए हैं उसमें रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का भी है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में हम जैसे कि अभी जानते हैं कि 7% ट्रेड यूनियन का के रजिस्ट्रार के यहाँ अप्लाई करते हैं तो उनको ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट में मिल जाता है। लेकिन अब क्या है कि एट द टाइम ऑफ अप्लाई ऑफ रजिस्ट्रेशन उनको 10% मेंबरशिप या 100 जो कम हो, वो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री के लिए वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं उसमें उनको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन उनको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद ये है कि ट्रेड यूनियन में ये है कि अगर आपको उस कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट में रिकॉग्नाइज्ड होना है ट्रेड यूनियन को, तो उनको अगर 51% है तो वो सोल बार्गेनिंग एजेंट रहेंगे और मैनेजमेंट के सामने वो इम्प्लाई वर्कर का ग्रीवांस और कोई भी जो सेटलमेंट होगा, कोई भी जो डिमांड होगा वो रखेगी और वो सब इम्प्लाई पर लागू होगा। तो अगर 51% अगर किसी एक यूनियन का है तो उनका सोल बार्गेनिंग एजेंट होना इस कोड की एक विशेषता है। लेकिन अगर किसी भी यूनियन का 51% मेंबरशिप नहीं है तब एक बार्गेनिंग काउंसिल बनाया गया है और उसको भी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऐसा ही अधिकार होगा। तो उस रिकॉग्नाइज्ड बार्गेनिंग काउंसिल में है कि 20% से ज़्यादा जिनको उस इंडस्ट्री में आएगा जिसके लिए उनका रिकॉग्निशन होना है तो उनको 20% इम्प्लाई का सपोर्ट होना ज़रूरत है। तो इस मुताबिक 20% इंटू 5 बराबर 100% होता है। अधिकतम नेगोशिएशन काउंसिल में 5 मेंबर रह सकते हैं। तो ये ट्रेड यूनियन को जो रिकॉग्निशन किया गया है, ये एक्ट में पहली बार ऐसा किया गया है। पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट में ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन का नहीं था। तो ये भी इस एक्ट में नया चेंजेज किया गया है। अब एक और चर्चा ज़्यादा हो रही है कि गवर्नमेंट ने ले ऑफ रिट्रेचमेंट में 100 से बढ़ाकर 300 परमिशन के लिए कर दिया है। लेकिन ये प्रोविजन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में ही लागू है, जैसे कि प्लांटेशन है, फैक्ट्री है और माइंस है। बाद बाकी जगह ये लागू नहीं है। ये प्रोविजन जैसे सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में रिट्रेचमेंट का ये प्रोविजन गवर्नमेंट परमिशन लागू नहीं है। तो इसको जो छोटा उद्योग है, एसएमई है, उसको इससे उनको इम्पैक्ट पड़ेगा इस डिसीजन से। तो ये सब मेन चेंजेज किए गए हैं। और एक वर्कर का डिफिनीशन दिया गया है और इम्प्लाई का डिफिनीशन दिया गया है। तो वर्कर के डिफिनीशन में वो सुपरवाइजर भी शामिल हैं जिनका 18,000 तक वेतन है। तो ये और फिर ये जो है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में है कि आपको इम्प्लाई का जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है जिसमें वो सस्पेंड होता है उसको 90 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद ये इम्प्लाई का सर्विस चेंज करने के लिए 21 दिन का नोटिस देना है, इसको रखा गया है। और इसमें हायर एंड फायर की पॉलिसी है नहीं कुछ। इसमें केवल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पीरियड के काम के लिए रखा गया है, उसमें सब स्टैट्यूटरी बेनिफिट दे है। रिट्रेचमेंट की पुरानी ही व्यवस्था रखी गई है, आपको नोटिस पे और रिट्रेचमेंट कंपनसेशन देना होगा और साथ ही साथ रीस्किलिंग फंड के लिए भी देना होगा आपको 15 दिन का वेजेज। तो इसमें 2 मेंबर का ट्रिब्यूनल रखा गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा और एक जुडिशियल मेंबर होगा। पहले लेबर कोर्ट में एक जुडिशियल मेंबर होता था। तो और इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंज किया गया। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या था कि पहले
100 वर्कर पर लागू था स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर लागू नहीं है, या रेलवे एम्प्लॉय पर लागू नहीं है, या जहां आर्म फोर्सेज के जो एम्प्लॉय हैं उन पर लागू नहीं है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर विशेषकर पब्लिक सेक्टर के लोगों और ये प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उन पर लागू है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में थ्रेशोल्ड को बढ़ा के 300 कर दिया गया। तो 300 करने के बाद अब क्या होगा कि जो जहां एम्प्लॉई 300 से कम है तो उनको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो बहुत अच्छा से बनाना होगा, क्योंकि अब ये डिस्क्रिएशन है कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को कि क्या वो शर्त रखते हैं अपने काम में, अपने जो उनका सर्विस एग्रीमेंट है अपने एम्प्लॉय से, जो एम्प्लॉय को नियुक्त करते हैं उसमें सारा वो अपना जो नियुक्ति पत्र देंगे या जो उनसे साइन कराएंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो अपना टर्म एंड कंडीशन कंसर्न एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन अपना कंसर्न रखेगा। और ये जो है कोर्ट में काफ़ी फाइन को बढ़ाया गया है, और फाइन को जो है वो जो एम्प्लॉयर जो है प्रायर परमिशन नहीं लेगा ले ऑफ रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर में, वो फाइन को 1 लाख से इंडियन रुपीज 10 लाख तक रखा गया है। और इसके बाद दोबारा वायलेशन होने पर 5 लाख से 20 लाख रखा गया है। तो काफ़ी फाइन को बढ़ा दिया गया है। पहले काफ़ी फाइन बहुत कम था, पहले 100 रुपीज़ था फाइन, और अभी फाइन को जनरल वायलेशन ऑफ IR कोड अगर है तो जनरल वायलेशन में भी 1 लाख रुपया फाइन है। तो फाइन को काफ़ी बढ़ाया गया है। लेकिन पहली बार अगर आपका कोई गलती है तो आप 50% फाइन जमा करके अपने ऑफेंस को कंपाउंडिंग करा सकते हैं। अगर उस ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है तो आपको टोटल फाइन का 75% कंसर्न ऑफिसर जो लेबर डिपार्टमेंट के गजेटेड ऑफिसर होंगे उनके सामने आप जमा करके फर्स्ट ऑफेंस को में आप एक्यूटल हो सकते हैं, लेकिन सेकेंड ऑफेंस में कंपाउंडिंग का सिस्टम नहीं है। तो ये मेन चेंजेस जो है ये एक्ट में किया गया है। अब इंडस्ट्री का डिफिनीशन में बेंगलोर वाटर सप्लाई जो जजमेंट हुआ था वो जो बहुत फेमस जजमेंट था, उसमें उसको जो है इंडस्ट्री के डिफिनीशन में उसको रखा गया है, जिसमें कॉपरेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड वर्कर है। उसमें ये है कि फॉर द प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए जो एम्प्लॉय काम करते हैं विथ ए व्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट और विशेज। तो ये जो 3 सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, तो इसको इंडस्ट्री में पहली बार बेंगलोर वाटर सप्लाई के इसको डिफिनीशन में रख दिया गया है। और इसमें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, डोमेस्टिक और फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन को इससे बाहर रखा गया है। तो अब इंडस्ट्री का डिफिनीशन बहुत ब्रॉड है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का वही डिफिनीशन है जिसमें कोई भी डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, ये वर्कर एंड वर्कर के बीच में हो सकता है और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है। ये एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर ये डिस्प्यूट होता है। और ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, अगर किसी भी इंडिविजुअल को डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेचमेंट और टर्मिनेशन किया जाएगा तो इसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। तो ये एक चेंजेस है। और इसके बाद जो है स्ट्राइक करने में भी चेंजेज किया गया है। स्ट्राइक में पहले क्या था कि आपको 14 दिन का नोटिस देना है और 60 डेज का नोटिस देना है, लेकिन अब 60 डेज का नोटिस अनिवार्य किया गया है। पहले 42 डेज का था और 14 दिन का था। अभी क्या है कि नो पर्सन एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट शेल गो इन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 62 में है।
without giving to the employer notice of strike has hereinafter provided within 60 days before striking, or within 14 days of giving such notice, or before the expiry of the date of strike specified in any such notice, or during the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer, or 7 days after the conclusion of such proceeding। ये सब स्ट्राइक के लिए बंदिश है कि ये सब प्रोविजन के बाद ही आप जा सकते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर ए ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड 60 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर एंड 60 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग where a notification has been issued under subsection 5 of section 42, during any period in which a settlement or award is in operation in respect of any of the matter covered by the establishment or award। तो ये सब जो सेक्शन 62 है इसमें स्ट्राइक के बारे में बताया गया है, और इसमें पुराना वाला ही प्रोविजन है, लेकिन इसमें जो 42 डेज का नोटिस था उसके जगह पर 60 डेज किया गया है। और एक और यह है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अब खत्म कर दिया गया। अब जितने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है सभी में आपको स्ट्राइक जाने से पहले 14 दिन का नोटिस कंपलसरी है। तो ये एक नया चेंजेज है। और भी कई सारे चेंजेज किए गए हैं, जिसमें ये चेंजेस कुछ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से आप सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और सेक्शन 9C में ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का प्रोविजन किया गया है। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में है कि जहां जिस एस्टेब्लिशमेंट में 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी होगा, जो अधिकतम 10 मेंबर उसमें रह सकते हैं, उसमें आधे मेंबर वर्कर साइड से होगा। और ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का बहुत है पावर की ग्रीवांस में वर्कर का भी व्यू लेना आवश्यक है। अगर दोनों का व्यू सेम नहीं रहेगा तो फिर वो ग्रीवांस को मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी का डिसीजन फाइनल नहीं समझा जाएगा। तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी पहले से भी था, और इसको जो है सो अभी नया में भी इसको रखा गया है। और भी चेंजेस कुछ किए गए हैं, जिसमें जो है ये इम्प्लाई का डिफिनीशन है। इम्प्लाई में मैनेजरियल और सुपरवाइजरी दोनों को कंक्लूड किया गया है। पहले जो है पहले वर्कमैन का डिफिनीशन था, लेकिन अभी वर्कमैन को डिफिनीशन को हटा के केवल वर्कर का डिफिनीशन रखा गया है। और इसमें एम्प्लॉयर के डिफिनीशन में है कि एम्प्लॉयर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों होगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर के डिफिनीशन में रखा गया है, और ऑक्युपायर ऑफ ए फैक्ट्री जिनका पूरा कंट्रोल है। और ये ट्रेड यूनियन का क्या है कि अगर उनका कोई रजिस्ट्रेशन के लिए है और कैंसिलेशन के लिए है, तो उनको अब ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के निर्णय के खिलाफ उनको ट्रिब्यूनल में जाना है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। अब सिविल कोर्ट में उनको जाना नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी, अगर कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर जहां काम करते हैं वहां अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ऐसा लिख दिया गया है। पहले ऐसा लिखा हुआ नहीं था। और ये भी है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है, उसका कुछ काम इंडस्ट्रियल है और कुछ काम ऑफिस टाइप का है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, ऐसा लिखा गया है कोड में। और पहले क्या था कि लिमिटेशन फॉर रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। पहले आपको बकाया था, अगर एम्प्लॉयर के पास आपका कोई भी रकम या कोई भी डिस्प्यूट, तो आप कभी जा सकते थे, लेकिन अब उसको 1 साल के अंदर ही आपको जाना है। 1 साल के अंदर आपको क्लेम करना है बिफोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इसके बाद इन द केस ऑफ रिट्रेचमेंट, टर्मिनेशन, डिसमिसल, इसमें भी आपको 2 साल के अंदर ही अप्रोच करना है।
और एक और चेंजेस किया गया है कि फ्लैश स्ट्राइक तो प्रोहिबिटेड ही है कि आपको 14 दिन का स्ट्राइक देना ही होगा, और वीमेन रिप्रेजेंटेशन को पर्याप्त किया गया है, जितना उनका नंबर है उतना उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और वर्क कमेटी को यथावत रखा गया है। वर्क कमेटी का काम जो है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो फ्रिक्शन को कम करना है और वर्क रिलेटेड जो इशू है उसको सॉल्व करना है, उसको एज इट इज रखा गया है। स्ट्राइक के डिफिनीशन में चेंज किया गया है। मास कैजुअल लीव अगर किसी दिन 50% इम्प्लाई लेते हैं तो वो स्ट्राइक माना जाएगा। वेजेज के डिफिनीशन में है कि केवल बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस है, और इसमें हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस को एक्सक्लूड किया गया है। ऑफेंस को कंपाउंडिंग किया जा सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है या जहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को इस कोड का किसी भी प्रोविजन से पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट कर सकती है। और इसके बाद जो पहले था कि कंसिलिएशन ऑफिसर के पास आप जो कोई केस लगाते थे तो 45 डेज के बाद आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। पहले था कि आपको फिर गवर्नमेंट के थ्रू आपका रिफरेंस होता था, लेकिन अब आप डायरेक्ट अगर आपका समझौता मैनेजमेंट के साथ नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है सो आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। तो ये सब चेंजेस किए गए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, और ये काफ़ी 1947 का एक्ट था, तो इसको टाइम के मुताबिक जो है सो करने का प्रयास किया गया है, और समय के अनुसार इसमें नया नया चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया गया है। और इसमें जैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉई है तो उसमें एक नियत अवधि के लिए अगर आपका काम है तो उसके लिए तो फिट है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क है। लेकिन क्या है कि अगर रेगुलर नेचर का जॉब है और उसमें आप फिक्स टर्म एम्प्लॉय रखते हैं तो उसमें काफ़ी विशेषज्ञों का कहना है कि ये तो वायलेशन होगा, क्योंकि रिपीट आदमी को आप फिक्स टर्म में रख रहे हैं तो उसका आप राइट से उसको जो है आप बार कर रहे हैं, क्योंकि काम तो ख़त्म नहीं हो रहा है। जो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट है उसमें काम तो वो कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें काफ़ी जुडिशियल अभी इंटरप्रिटेशन भी होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, तो उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब नया कोड बनता है तो कुछ उसमें अस्पष्टता एक्सप्लिसिटी आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है तो ये और जो है सो क्लियर हो जाता है, तो और उसमें नया नया चीज़ आती है, तो नया नया इंटरप्रिटेशन से नया नया मतलब इशू उभरता है। और गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी करने का पावर है, तो समय के मुताबिक गवर्नमेंट उसमें चेंज कर सकती है कि जो समय के मुताबिक अगर चेंज आवश्यक होगा, तो अभी जैसे कंपनी एक्ट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं और नोटिफिकेशन हमको बराबर देखने को मिलता है, तो उसी तरीक़ा से हो सकता है कि अगर वर्कर और एम्प्लॉयर के सुविधा के हिसाब से गवर्नमेंट समय समय पर इसमें नोटिफिकेशन के जरिए सुधार करेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।